जरा सोचिए, अगर बिजली एक नदी होती तो वोल्टेज क्या होते? पानी या ऊंचाई? वोल्टेज होता ऊर्जा की ऊंचाई, दैट इज हाइट ऑफ एनर्जी। और आज की इस ऑडियो यात्रा में हम जानेंगे चार्ज क्यों मूव करता है, कैपेसिटर चार्ज को कैसे कैद करता है। तो आंखें बंद कीजिए और दिमाग में एक इलेक्ट्रिक वर्ल्ड बनाइए। मान लीजिए आपके हाथ में एक पॉजिटिव चार्ज है और आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जा रहे हैं। सवाल उठता है, इस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कितनी एनर्जी लगेगी? यहीं से जन्म होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से नोट करते हैं और ये बराबर होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू गिवन पॉइंट। मतलब किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वह वर्क डन पर यूनिट चार्ज है जो एक टेस्ट चार्ज को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। मतलब कि वो काम जो हमने एक यूनिट टेस्ट चार्ज पर किया उसे इनफिनिटी से दिए गए पॉइंट पर लाने के लिए। और प्रति इकाई आवेश किया गया कार्य मिनटू से हर पॉइंट पर किया हुआ कार्य और बिना एक्सेलरेट किए। तो V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। यहाँ पर V जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, W वर्क डन होता है, Q चार्ज होता है। जो वोल्टेज होते हैं उसकी असाइनमेंट वोल्ट होती है और 1 वोल्ट जो होता है जूल पर कूलम के बराबर होता है। पहाड़ की कल्पना कीजिए जरा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसे समझिए जैसे पहाड़ की हम कल्पना कर रहे हैं। आप पहाड़ पर चढ़ रही हैं, ऊपर जाने में मेहनत लगती है तो मतलब पोटेंशियल हाई है, हाई पोटेंशियल है। और नीचे उतरना आसान है तो मतलब लो पोटेंशियल है। और इसीलिए चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है असली ड्राइविंग फोर्स होती है। अब सोचिए, अगर सब जगह पोटेंशियल बराबर हो जाए, दो बिंदुओं के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अंतर ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। मिनटू से दो पॉइंट जो हैं उनके पोटेंशियल का डिफरेंस ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और यही कारण है कि बैटरी को वोल्टेज सोर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अब एक अकेला चार्ज सोचिए, एक पॉइंट चार्ज, उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक बॉल बन रही हैं और हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला बनता है V इक्वल्स टू Q अपॉन R। और यहाँ पर एक कांस्टेंट K भी लगाते हैं जिसकी वैल्यू 1/4πε0 होती है। Q हमारा चार्ज है, R हमारे पास डिस्टेंस है।
इम्पोर्टेंट बात हमें जो ध्यान रखनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए वो यह है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहां चार्ज थक जाता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस वह सतह है जहां हर बिंदु का पोटेंशियल समान होता है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हमें इसके जानने चाहिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो वर्क होता है वो जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है और दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इंटरेक्ट नहीं करती हैं। और एक क्वेश्चन हमारे पास रहता है, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका आप जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कैपेसिटेंस, दैट इज चार्ज को स्टोर करना, या हम कह सकते हैं चार्ज नामिक कैदी को स्टोर करके रखना। अब कहानी में आता है कैपेसिटर। सोचिए आप बारिश का पानी जमा कर रहे हैं। बड़ा टैंक होगा तो ज्यादा पानी स्टोर होगा, छोटा टैंक होगा तो कम पानी स्टोर होगा। उसी तरह हमारा कैपेसिटर भी होता है और कैपेसिटर को हम धारिता भी कहते हैं हिंदी में। और परिभाषा के तौर पर कहें तो किसी कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की क्षमता, जो कंडक्टर होते हैं उसकी कैपेसिटी चार्ज को स्टोर करने की, उसे ही कैपेसिटेंस कहते हैं। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो होता है C = Q/B। यहाँ पर यूनिट जो होती है फेराड होती है और प्रैक्टिकल यूनिट माइक्रोफेराड, नैनोफेराड एंड पेक्टोफेराड्स रहते हैं। नाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर भी कई प्रकार के होते हैं, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसके पास दो प्लेट्स होती हैं और बीच में एयर या डाइलेक्ट्रिक्स होती है और इसका फॉर्मूला जो होता है एप्सिलॉन A/d के बराबर होता है। यहाँ पर A एरिया है, D जो है डिस्टेंस इन बिटवीन टू प्लेट्स है, और अगर हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स पुट कर दें तो फॉर्मूला में हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भी लग जाता है। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसका इफेक्ट क्या होता है, इसकी डाइलेक्ट्रिक्स रखने से कैपेसिटेंस बढ़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है और एनर्जी बदलती है। हम कैपेसिटर के अंदर एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कहाँ होती है? आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड में। हमारे पास तीन फॉर्मूले होते हैं जो हमें याद रखने चाहिए। U = 1/2 CV का होल स्क्वायर, U = 1/2 QV एंड U = Q²/2C। और हमारे पास सवाल आते हैं, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। और भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो हमें देखने चाहिए। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ड्राइव इट्स रिलेशन with electric field. What are equipotential surfaces? Write its property. Drive capacitance of parallel plate capacitor. Effect of dielectrics on capacitance. Energy stored in a capacitor. Derivation. Why two equipotential surfaces never interact with each other? Define capacitance and assign it. तो अब जरा सोचिए, आपने इस अध्याय को पढ़ा नहीं, सुना नहीं, महसूस नहीं किया,
अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको डराता नहीं, कैपेसिटर आपको कंफ्यूज नहीं करता। और अब बोर्ड में सवाल आए तो आपके दिमाग में ये आवाजें गूंजेंगी, एनर्जी की ऊंचाई ही पोटेंशियल है। अब हम इसे एक कहानी के माध्यम से भी समझेंगे। अब हम इस चैप्टर को समराइज करने की कोशिश करेंगे एक कहानी के माध्यम से। तो इस कहानी के में हमारे पास एक टीचर है और एक स्कूल है। उसकी मदद से हम इस कहानी को समराइज करेंगे कि एक स्कूल है जिसमें पुराना ब्लैक बोर्ड, टूटी हुई बेंच और सामने खड़े थे क्लास 12 फिजिक्स की सबसे अजीब, सबसे फनी और सबसे डेंजरस टीचर। सर का डायलॉग रोज का था, बच्चों फिजिक्स रटना नहीं, फिजिक्स को महसूस करना है। एक दिन सर बोले, मान लो तुम सब चार्ज हो, पूरी क्लास। सर बोले, अब मान लो ये स्कूल एक पहाड़ है, ऊपर खड़े चार्ज के पास ज्यादा एनर्जी है और नीचे वाले चार्ज के पास कम। फिर सर ने बोर्ड पर लिखा, किसी पॉइंट पर यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। फिर सर बोले, याद रखना, पोटेंशियल मतलब एनर्जी की ऊंचाई। पूरी क्लास हंस पड़ी लेकिन दिमाग में बैठ गया। सर बोले, अगर सब पोटेंशियल बराबर हो जाए तो क्या होगा? एक बच्चा बोला, करंट नहीं बहेगा सर। सर खुश और बोले, 2 पॉइंट के पोटेंशियल का अंतर ही चार्ज को चलाता है। V इक्वल्स टू W/Q के फॉर्मूले को याद रखना। बैटरी इसीलिए काम की है क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस देती है। पॉइंट चार्ज वाला दिन सर ने एक चौक उठाई और बोली, ये मान लो एक पॉइंट चार्ज है। फिर बोले, इसके चारों तरफ इनविजिबल दुनिया है। बोर्ड पर लिखा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और फॉर्मूला दिया V इक्वल टू KQ/R²। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल कम होगा। और फिर पाउच में बोला कि फ्रेंडशिप भी ऐसी ही होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, सर का ड्रामा। सर ने क्लास के बीच घूमते हुए कहा, जहां पोटेंशियल सेम हो वहां काम नहीं होता। फिर चिल्लाए, इस सरफेस पर वर्क डन 0, और बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। एक दिन अचानक से नोटिस आया और सर को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया और रीजन दिया गया कि उनके पढ़ाने का तरीका स्टैंडर्ड नहीं है। और पूरी क्लास चुप। कुछ बच्चे रोए भी और कुछ बोले, अब फिजिक्स बोरिंग हो जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एग्जाम के पहले दिन बच्चे बैठे थे, पेपर खुलता है, क्वेश्चन डिफाइन कैपेसिटेंस, और अचानक सबके दिमाग में आवाज गूंजी,
चार्ज जमा करने की कैपेसिटी को ही कैपेसिटेंस कहते हैं। C इक्वल टू क्यू अपॉन बी, यूनिट फेराड। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बच्चा मुस्कुराया, उसके दिमाग में फॉर्मूला आया C इक्वल टू एफ नॉट ए अपॉन डी। डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्वेश्चन 3, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, सबको याद आया U इक्वल्स टू 1/2 CV का होल स्क्वायर, U इक्वल्स टू 1/2 QB, U इक्वल टू Q स्क्वायर 2C। कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, एक बच्चा बोला मन ही मन, सीरीज में कम पैरेलल में ज्यादा। फाइनल इमोशनल मोमेंट, पेपर खत्म, बच्चे बाहर आए, एक बोला सर नहीं होते तो आज ये चैप्टर नहीं आता। दूसरा बोला सर निकाल दिए गए लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं गया। तो हमने इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी पर चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड V equals to KQR, equipotent surface, capacitance, parallel plate capacitor, energy stored in capacitor, series and parallel combination। तो एंडिंग लाइन, टीचर जा सकता है, बोर्ड बदल सकता है, लेकिन जो फिजिक्स दिल में बैठ जाए वो कभी नहीं जाती। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर एक दिन अचानक तुम्हारे घर की सारी बिजली बंद हो जाए, मोबाइल डेड, पंखा बंद, वाईफाई गायब, क्या तुम 24 घंटे सरवाइव कर पाओगे? आज हम समझेंगे वो अदृश्य शक्ति जो पूरी दुनिया को चला रही है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या है? कभी हमने एक नदी को बहते हुए देखा है? पानी हमेशा एक दिशा में बहता है। उसी तरह तार के अंदर भी कुछ बहता है, लेकिन वह पानी नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। विद्युत धारा की परिभाषा तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी चालक में दिए क्रॉस सेक्शन एरिया में प्रति सेकंड कितनी चार्ज गुजरती हैं, उसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से प्रति सेकंड गुजरने वाले चार्ज की मात्रा को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। और इसका फॉर्मूला जो होता है Q अपॉन T होता है। यहाँ पर Q हमारे पास चार्ज है, इसकी यूनिट कूलम होती है, T हमारे पास टाइम है, इसकी यूनिट सेकंड होती है, I हमारे पास करंट है, इसकी यूनिट एम्पेयर होती है। अगर मैं कहूँ कि 1 एम्पेयर धारा का मतलब है हर सेकंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, तो सोचो कितनी भीड़ है तार के अंदर। इलेक्ट्रिक सर्किट, धारा तभी बहेगी जब सर्किट पूरा होगा, दैट इज क्लोज सर्किट। अगर बीच में गैप आ जाए तो करंट फ्लो नहीं करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारा मोटिवेशन, अगर बीच में डिस्टरबेंस आ जाए तो फ्लो रुक जाता है। सर्किट में होती हैं बैटरी, दैट इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ, रेजिस्टेंस,
कनेक्टिंग वायर एंड स्विच। नेक्स्ट हमारे पास है ओम्स के नियम। क्या धारा हमेशा उतनी ही बहेगी जितनी हम चाहें? नहीं, क्योंकि इसके हिस्से में एक विलेन भी है, दैट इज रेजिस्टेंस। हम जितना करंट चाहते हैं हमेशा उतना करंट नहीं रहता है, क्योंकि हमें एक रेजिस्टेंस नाम के विलेन से भी जूझना पड़ता है। और ओम्स नियम यही कहता है V इज इक्वल टू आई आर, जहां हमारे पास V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। अगर R बढ़ेगा तो करंट कम होगा, वहीं अगर V बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। और जो ग्राफ होता है V वर्सेस I ग्राफ, वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होता है। रेजिस्टेंस जो होता है निर्भर करता है लेंथ पर, एरिया पर, मटेरियल पर, टेम्परेचर पर। लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसका फॉर्मूला जो बनता है हमारे पास R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टिविटी होती है। क्यों पतली तार जल्दी गर्म हो जाती है? क्योंकि एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, तो हीट भी ज्यादा। ऊर्जा धारा बहती है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। मीन टू से, जब करंट फ्लो करता है तो ऐसी कंडीशन में वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है और पावर भी प्रोड्यूस करता है। फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास रहता है पावर का वी आई, जहां पर हमारे पास वी वोल्टेज, आई हमारे पास करंट। ओम्स का नियम लगाएं, अगर हम वी की जगह आई आर लिखें तो पावर का फॉर्मूला आई आर स्क्वायर के बराबर होता है। हम्म आपके घर का बल्ब 100 वॉट बल्ब, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपके बल्ब पर 100 वॉट लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है कि सौ हर सेकंड में 100 जूल एनर्जी खर्च हो रही है। तो सोचो बिजली बिल क्यों आता है। ईएम नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज। बैटरी के अंदर होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन जब करंट बहता है या फ्लो करता है तो एक इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। मतलब बैटरी हमेशा उतनी पावरफुल नहीं होती जितनी उस पर लिखी होती है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाती हैं। वहीं इसका फॉर्मूला जो होता है वो आर इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। वहीं पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, करंट डिवाइड हो जाता है। 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। घर में वायरिंग पैरेलल क्यों होती है? जो घर की वायरिंग होती है वो पैरेलल क्यों होती है? ताकि एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो बाकी बंद ना हो। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है? तो मेटल में टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है। हम्म नाउ कॉन्सेप्ट को हम विजुलाइज करना चाहें तो कल्पना कीजिए बैटरी एक वाटर पंप है, रेजिस्टेंस एक पतली पाइप है और करंट पानी का फ्लो है। अगर पाइप पतली तो फ्लो कम, अगर पाइप
अगर पंप पावरफुल तो फ्लो ज़्यादा। अब इस सारे चैप्टर को आप अपने माइंड में रील की तरह या मूवी की तरह इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। हम्म, जब भी स्विच ऑन करो, याद रखना तार के अंदर करोड़ों इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। तुम्हारी पढ़ाई भी ऐसे ही फ्लो में होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ चैप्टर नहीं, ये फिजिक्स की हार्ट बीट है। तो चलिए इस चैप्टर को हम समराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन स्टोरी। बहुत पुराने समय की बात है, जब इंसान गुफाओं में रहा करते थे। आग जलाना ही सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। लेकिन एक दिन गुफा में रहने वाला आदि मानव परेशान था। रात होते ही अंधेरा, पंखा नहीं, मोबाइल नहीं। हाँ, उस समय पे ये सब कुछ नहीं था, हम इमेजिन कर रहे हैं। वह बोला, काश कोई ऐसी चीज होती जो रोशनी और ताकत दे सके। तभी आसमान में बिजली चमकी और उसने देखा प्रकृति में एनर्जी है। धीरे धीरे लोगों ने एक जगह बसना शुरू किया और नाम रखा इलेक्ट्रॉन नगर। और यहाँ के वैज्ञानिकों ने खोज की कि तार के अंदर छोटे छोटे कण दौड़ते हैं, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन। और जब ये एक दिशा में बहते हैं तो बनती है वैद्युत धारा, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। और उन्होंने फॉर्मूला बनाया, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा करंट। सभ्यता खुश हुई। एक दिन बोल्टू नाम का लड़का बोला, अगर इलेक्ट्रॉन खुद नहीं चल रहे तो हमें इन्हें धक्का देना पड़ेगा। उसने बनाई बैटरी जो देती है पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रॉन नगर में लाइट आ गई, लेकिन प्रॉब्लम आई। कुछ तारों में इलेक्ट्रॉन धीरे भागते थे। ओम बाबा बोले, यह प्रतिरोध है। और उन्होंने नियम बनाया, V इक्वल्स टू आई आर। अगर आर ज्यादा है तो करंट कम होगा, और बी ज्यादा है तो करंट ज्यादा होगा। अर्ली मैन थोड़ा कंफ्यूज था, पर स्मार्ट मैन समझ गया। रास्ता पतला होगा तो भीड़ कम हो जाएगी। फिर लोगों ने देखा तार गर्म हो रही है। ये क्या जादू है? बाबा हंसे, ये शक्ति है, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। P इक्वल्स टू बी आई। और स्मार्ट मैन ने इलेक्ट्रिक बल्ब, हीटर और आयरन बना दिया। अब गुफा सिविलाइजेशन बन चुकी थी। पूरा शहर जगमगा रहा था। इलेक्ट्रॉन नगर में दो इंजीनियर थे, एक सीरियल सिंह और दूसरे पैरेलल सिंह। सीरियल सिंह सबको एक लाइन में जोड़ो, दैट इज आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। पैरेलल सिंह, नहीं, सबको अलग अलग रास्ता दो। अंत में फैसला हुआ, घर में पैरेलल वायरिंग होगी ताकि एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो बाकी चलें। स्मार्ट डिसीजन, स्मार्ट सिविलाइजेशन। टेम्परेचर का राज। स्मार्ट मैन ने देखा गर्मी बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ा, लेकिन कंडक्टर में उल्टा हुआ। अब वो साइंटिस्ट बन चुका था। गुफा वाला आदि मानव अब बन चुका था इंजीनियर आलोक सिंह। उसने समझ लिया, बैटरी धक्का देने वाला है, वायर रास्ता है, इलेक्ट्रॉन दौड़ने वाले हैं, रेजिस्टेंस ट्रैफिक पुलिस है, और करंट पूरी
सिविलाइजेशन की जान। जब इंसान ने एनर्जी को समझ लिया तो गुफा से निकलकर मॉडर्न सिटी बना दी। फिजिक्स समझना मतलब नेचर की लैंग्वेज को समझना। आई होप इस स्टोरी ने आपको बोर नहीं किया हो और आपको मजा आया हो। जरा अपनी आंखें बंद करो, सोचो एक सीधी तार दैट इज स्ट्रेट वायर, उसमें करंट बह रहा है और अचानक तार के चारों ओर कुछ इनविजिबल सर्कुलर पाथ बनने लगते हैं। क्या इलेक्ट्रिसिटी हवा में जादू करती है? हमारा सवाल है, क्या बिजली हवा में जादू करती है? हर चलती हुई चार्ज दैट इज मूविंग चार्ज अपने साथ कुछ रहस्य लेकर चलती है। आज का अध्याय इसी रहस्य को खोलने वाला है। चलती हुई चार्ज और चुंबक का रिश्ता दैट इज मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म। अब ध्यान से सुनो, जब कोई चार्ज स्थिर होता है दैट इज रेस्ट में होता है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, लेकिन वहीं जब चार्ज मूव करना स्टार्ट करता है तो वह मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है, यानी करंट चलती हुई चार्ज का बहाव है दैट इज मूविंग चार्ज। हर करंट अपने चारों तरफ चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स बनाता है। राइट हैंड थंब रूल। अब इमेजिन करें कि आप हमारा राइट हैंड थंब और फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो थंब जो है हमें करंट की दिशा दिखाता है। तो उंगलियां अपने आप मुड़ जाती हैं। अगर हमारा थंब जो है उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो हमारी उंगलियां अपने आप मुड़ जाती हैं और ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती हैं। जो थंब है वो करंट का डायरेक्शन दिखाता है और फिंगर्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दिखाती हैं। तो हम कह सकते हैं ट्रिक के लिए, करंट जहां जाता है चुंबक वहीं घूमता है। नेक्स्ट, बायोट सावर्ट का नियम। अब कहानी थोड़ा मैथ आएगा दैट इज बायोट सावर्ट्स लॉ। चलती हुई छोटी सी तार का टुकड़ा एक बिंदु पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाता है, ये डिपेंड करता है करंट पर, डिस्टेंस पर और एंगल पर। और हमारे पास जब हम इसे फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के लेंथ के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा की। और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो बनता है कांस्टेंट के और IDL अपॉन आर स्क्वायर के, हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू म्यू अपॉन 4 पाई के बराबर होती है। साथ ही साथ पास आओगे तो फील्ड बढ़ेगा, दूर जाओगे तो फील्ड घटेगा। नेक्स्ट, एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ कहता है कि विद इन अ इमेजिनरी लूप, विद इन क्लोज इमेजिनरी लूप, जो
जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू टाइम आई होता है, दैट इज लूप के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का योग म्यू इंटू आई होता है। सोलनॉइड छुपा हुआ बार मैग्नेट। अब जरा सोचो, एक स्प्रिंग जैसी कॉइल जिसमें करंट बह रहा है, वह बिल्कुल छड़ चुंबक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसे कहते हैं सोलेनॉइड। अंदर फील्ड स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म, बाहर फील्ड वीक। नो, नॉर्थ और साउथ पोल भी बनती हैं सोलेनॉइड के अंदर। यही कॉन्सेप्ट आगे चलकर इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रोमैग्नेट में काम आता है। नेक्स्ट, लॉरेंज फोर्स, चार्ज पर लगने वाला जादुई बल। अब सबसे मजेदार हिस्सा, अगर कोई चार्ज चुंबकीय क्षेत्र में और वेग के साथ चले तो उस पर एक बल लगता है जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों के बराबर होता है। यानी चार्ज सीधा नहीं चलता, वह घूमने लगता है। हम्म नाउ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्शन कैसे पता करें। अब इमेजिन करो कि हमारा बायां हाथ का जो थंब है वो फोर्स दिखा रहा है, जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है, और बीच की उंगली करंट दिखा रही है। या हम ये कहें कि जो हमारी फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है, मिडिल फिंगर करंट दिखा रही है। जिस डायरेक्शन में हमारा थंब होगा वही डायरेक्शन हमारे करंट, हमारे फोर्स की होगी या रोटेशन की होगी। हम्म हमारे पास कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जैसे राइट हैंड थंब रूल क्या है, सोलेनॉइड क्या है, मूविंग चार्ज चुंबकीय क्षेत्र क्यों बनाता है, लॉरेंज फोर्स का उपयोग क्या है, बायो सावर्ट्स लॉ लिखिए और समझाइए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल बताइए, सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र ड्राइव कीजिए, चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड की गति समझाइए। अब जरा सोचिए, मूविंग चार्ज चुंबक बना सकता है तो क्या ब्रह्मांड यूनिवर्स में चलती चीजें नए बल को पैदा करती होंगी। यही सवाल फिजिक्स को जिंदा रखता है। अब हम एक स्टोरी के माध्यम से इसे समझेंगे। तो कहानी ऐसी है, रात का समय था, कमरे में हल्की रोशनी और आरब अपनी फिजिक्स की किताब बंद करके बिस्तर पर लेटा हुआ था। अचानक उसके दिमाग में एक सवाल गूंजा, अगर बिजली सिर्फ तार में बहती है तो फिर चुम्बक कैसे बन जाता है। जैसे ही उसने आंखें बंद की दुनिया बदल गई। आरब खुद को एक अजीब शहर में खड़ा पाता है। इस शहर में लोग नहीं थे, यहाँ चार्ज रहते थे। कुछ चार्ज स्टेशनरी थे, वे बस खड़े खड़े इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे थे। तभी कुछ चार्ज दौड़ने लगे, और जैसे ही वे दौड़े उनके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन गया। एक बूढ़ा चार्ज मुस्कुराकर बोला, बेटा याद रखना, हर चलती हुई चीज मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और चुंबक बन जाती है। यही आरब समझ गया, करंट मीन मूविंग चार्ज। राइट हैंड थंब रूल,
अब आरब आगे बढ़ा। उसने देखा एक सीधी तार, स्ट्रेट वायर, जिसमें करंट बह रहा है। लेकिन अजीब बात यह थी कि तार के चारों ओर इनविजिबल सर्कल पाथ घूम रहे थे। तभी एक जादुई हाथ हवा में उभरा। आवाज आई, अगर करंट की दिशा जाननी है तो दाएं हाथ का अंगूठा आगे करो। अंगूठा करंट की दिशा और उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यही था राइट हैंड थंब रूल। अरब बोला, ओह, इसलिए फील्ड गोल होती है। वायोट साबर्ट बाबा। अचानक एक बूढ़े बाबा प्रकट हुए जिनका नाम था बायोट साबर्ट। उन्होंने कहा, बेटा, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही नहीं बनता, इसका एक गणित है। उन्होंने जमीन पर रेखा खींची। करंट ज्यादा, फील्ड ज्यादा, दूरी ज्यादा, फील्ड कम, कोण में बदलाव असर लाता है। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। आरब को लगा जैसे फिजिक्स बोल रही है। एम्पियर्स का गोल चक्कर। अब आरब एक गोल रास्ते में फंस गया। अब रास्ते के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र बह रहा था। तभी एम्पियर सामने आए। अगर तुम पूरे लूप के साथ मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ दो तो तुम्हें अंदर बहने वाला करंट मिल जाएगा। यही था एम्पियर्स इलेक्ट्रिकल लॉ, सोलेनॉइड का रहस्य। अब कहानी में आया एक स्प्रिंग जैसा रास्ता जिसमें करंट बह रहा था। अंदर फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग, बाहर बहुत वीक। तभी आवाज आई, मैं सोलेनॉइड हूँ और मैं बिल्कुल बार मैग्नेट जैसा हूँ। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सब कुछ वैसा ही। अरब चौंका, तो मशीनों में चुंबक ऐसे बनते हैं? आरब ने देखा लॉरेंज फोर्स। अब आरब ने देखा एक चार्ज चुंबकीय क्षेत्र में घुसते ही सीधा नहीं गया, वह गोल घूमने लगा। यह आवाज आई, यह लॉरेंज फोर्स। फोर्स पर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, फोर्स परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, यानी चार्ज सर्कल में घूमता है। फ्लेमिंग का हाथ, एक विशाल हाथ हवा में उभरा। अंगूठा फोर्स, पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड, बीच की उंगली करंट, और तीनों 90 डिग्री पर। मैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हूं। अरब बोला, अब वो डायरेक्शन कभी नहीं भूलूंगा। अब परीक्षा की घंटी। अचानक घंटी बजी। आरब परीक्षा हॉल में था। पेपर में सवाल था, राइट हैंड थंब रूल, सोलेनॉइड का फील्ड, चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। आरब मुस्कुराया क्योंकि पूरी कहानी उसके दिमाग में चल रही थी। एंडिंग। आरब की आवाज गूंजती है, फिजिक्स रटने की चीज नहीं है, यह देखने और महसूस करने की चीज है। नाउ अब हम नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर, आप सभी लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। सोचो, तुम एक अंधेरे रूम में खड़े हो। टेबल पर एक आयरन नेल रखी है। जैसे ही तुम एक मैग्नेट उसके पास लाते हो, नेल्स खुद ब खुद मैग्नेट की तरफ खिंची चली जाती हैं। सवाल, ये इनविजिबल फोर्स क्यों है जो बिना टच किए काम कर रही है? यहीं से शुरू होता है हमारे चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेटिक ऐसा पदार्थ होता है जो आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है। अपना एक मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है
और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैग्नेट के हमेशा दो ध्रुव दैट इज दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल उत्तर ध्रुव, साउथ पोल दक्षिण ध्रुव। चाहे तुम मैग्नेट को 100 टुकड़ों में तोड़ दो, हर टुकड़ा फिर भी नॉर्थ साउथ बन जाता है। इसीलिए पोल एग्जिस्ट नहीं करता, मीन्स मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट इज सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारा सवाल है, क्या मैग्नेट मोनोपोल एग्जिस्ट करता है? एक्सप्लेन, कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ, अब मैग्नेट पोल के बिहेवियर कैसे होते हैं? जैसे ह्यूमन में अट्रैक्शन होता है, वैसे ही मैग्नेट में भी अट्रैक्शन के रूल होते हैं। लाइक पोल रिपेल्स, जैसे सेम ध्रुव या सेम पोल जो होते हैं दूर भागते हैं, वहीं अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, अलग ध्रुव जो होते हैं पास पास आते हैं। इस बिहेवियर को हम कहते हैं लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस। अब इमेजिन करो, तुम एक मैग्नेट के ऊपर आयरन प्लिंग डालते हो और अचानक एक ब्यूटीफुल पैटर्न बन जाता है। यही पैटर्न बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जाती हैं, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, और जहां फील्ड लाइन ज़्यादा डेंस होती हैं वहां फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तुम मैग्नेटिक फील्ड को देख नहीं सकते, पर उसका इफेक्ट हर जगह महसूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी लिखिए। ये एक सवाल है जो एग्जाम में आ सकता है। अर्थ इज एन जाइंट मैग्नेट। जो हमारी अर्थ है वह भी अपने आप में एक जाइंट मैग्नेट है। अब एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट सुनो। तुम्हारा कंपास काम क्यों करता है? क्यों हमेशा नॉर्थ दिखता है? क्योंकि अर्थ खुद एक बड़ा मैग्नेट है। लेकिन जियोग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ सेम नहीं होते। अर्थ मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिप, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स रहते हैं जिन्हें हमें समझना है। जिनको इनकी डेफिनेशन पता हो वो कमेंट सेक्शन में लिखें, और जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन्हें भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एंगल ऑफ डिप क्या होता है? इक्वेटर और पोल पर इसका कैसा असर होता है? नाउ, बार मैग्नेट और मैग्नेटिक मोमेंट। सोचो, एक बार मैग्नेट को तुम हाथ में पकड़े हो, उसकी पावर डिपेंड करती है पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेट की स्ट्रेंथ पर। इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक लेंथ और पोल स्ट्रेंथ, दैट इज M × 2L। हाँ, और साथ ही साथ इसकी यूनिट जो होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक पोल क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, और इसकी असाइनमेंट क्या होती है। नाउ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन। अब मैटर चैप्टर का असली गेम शुरू होता है। जब तुम किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके अंदर एक रिस्पॉन्स आता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटाइजेशन M। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होती है वो एक एक्सटर्नल फील्ड है जो कि किसी भी सब्सटेंस पर लग रही है। मैग्नेटाइजेशन उस मेटेरियल का रिस्पॉन्स कैसा है उस मैग्नेटाइजिंग फोर्स के रिस्पॉन्स में, और इनका रिलेशन B = μH + M।
यही से मटेरियल की कैटेगरी डिसाइड होती है, यही मेटल कैटेगरी को डिसाइड करती हैं। टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं? पहला डाई मैग्नेटिक मटेरियल, वीकली रिपेल्ड, ऐसा मैग्नेट जो कि वीकली रिपेल्ड होता है और मैग्नेट के पास आना पसंद नहीं, और इसे मैग्नेट पास आती है तो ये दूर भागता है। एग्जाम्पल कॉपर और बिस्मथ। पैरामैग्नेट, वीकली अट्रैक्टेड, इसका एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम और प्लेटिनियम। फेरोमैग्नेट, फेरोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती हैं, परमानेंट मैग्नेट बन सकती हैं और इन्हें परमानेंट मैग्नेट भी कहते हैं। एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट, निकल। तुम्हारा फ्रिज मैग्नेट फेरोमैग्नेटिज्म का रियल लाइफ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्वेश्चन, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में अंतर क्या होता है? आप लिखिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्यूरी टेम्परेचर, सोचो एक आयरन रॉड को गर्म करते जाओ, एक टेम्परेचर के बाद मैजिक खत्म। इस टेम्परेचर को कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। मीन टू से एक टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर आने के बाद कोई भी सब्सटेंस अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है, उसे ही हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। इसके बाद फेरोमैग्नेट पैरामैग्नेट बन जाता है। नाउ क्वेश्चन, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? हिस्टैरिसीस लूप। जब मैग्नेटिक फील्ड लगाओ हटाओ, लगाओ हटाओ और मैग्नेटाइजेशन का ग्राफ बनाओ, तो जो ग्राफ बनता है उसे ही हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप। हमें इससे मिलता है इंपॉर्टेंट टर्म रिटेंटिविटी और कोहेसिविटी। सॉफ्ट आयरन वर्सेस स्टील कंपैरिजन यहीं से आता है। आप इसको अपनी बुक में जाके जरूर लिखिएगा, रिटेंटिविटी कोहेसिविटी क्या होती है, इसे पढ़िएगा। और रियल लाइफ एग्जांपल्स जो होती हैं वो हमारे पास रहते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफॉर्मर, एमआरआई, लाउड स्पीकर, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। हाँ, और हमारा पूरा मॉडर्न वर्ल्ड मैग्नेटिज्म के बिना अंधेरे में होता। हमारे लिए मैग्नेटिज्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैग्नेटिज्म सिर्फ एक चैप्टर नहीं, ये वो इनविजिबल पावर है जो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, टेक्नोलॉजी चलाती है और फिजिक्स को जिंदा रखती है। अब हम इसे समझेंगे कहानी के माध्यम से। राहुल पिछले 6 महीने से नौकरी ढूंढ रहा था। हर जगह इंटरव्यू, हर जगह रिजेक्शन। एक दिन वो बहुत थका हुआ पार्क में बैठा था। हाथ में एक छोटा सा मैग्नेट था जो उसके छोटे भाई की साइंस किट से मिला। वो मैग्नेट को घास पर रखकर बोला, तुम लोहे को खींच लेते हो, लेकिन मैं अपनी किस्मत को क्यों नहीं खींच पा रहा। उसी समय उसकी नज़र पास पड़े लोहे की कीलों पर गई। मैग्नेट धीरे धीरे उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। अचानक उसके दिमाग में बिजली चमकी। पहला एहसास, अट्रैक्शन का नियम। राहुल सोचने लगा, मैग्नेट सिर्फ आयरन को अट्रैक्ट करता है, लकड़ी को नहीं, प्लास्टिक को नहीं। इस मतलब अट्रैक्शन भी सेलेक्टिव होता है। उसे समझ में आया, शायद वो गलत जगह अप्लाई कर रहा था। हर कंपनी उसके लिए नहीं बनी। फिजिक्स कहती है, लाइक पोल रिपेल्स, अनलाइक पोल अट्रैक्ट्स। जीवन भी यही कहता है, जहाँ स्किल मैच नहीं वहाँ रिजेक्शन नॉर्मल है। राहुल ने मैग्नेट को तोड़कर देखा और हर टुकड़े में फिर भी नॉर्थ और साउथ थे। उसे लगा जैसे मैग्नेट का हर हिस्सा कंप्लीट है।
वैसे ही मैं भी कंप्लीट हूँ, भले ही मुझे लोग रिजेक्ट कर दें। मैग्नेट के रूल। मैग्नेट मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। इंसान भी आधा नहीं होता। तुम्हारे अंदर पूरा पोटेंशियल है। इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड। राहुल ने आयरन प्लिंग डाली और सुंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखी। वो सोचने लगा, फील्ड दिखती नहीं पर असर करती हैं। वैसे ही उसका हार्ड वर्क दिख नहीं रहा था, पर शायद फ्यूचर में उसका असर होगा। फिजिक्स में फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जाती हैं और कभी क्रॉस नहीं करती। जिंदगी में भी अगर डायरेक्शन क्लियर हो तो रास्ते नहीं टकराते। चौथा एहसास, अर्थ भी एक मैग्नेट है। राहुल ने कंपास निकाला, वो हमेशा नॉर्थ दिखा रहा था। उसे याद आया कि अर्थ खुद एक जाइंट मैग्नेट है। अगर पूरी पृथ्वी मैग्नेट बना सकती है तो मैं अपना फील्ड नहीं बना सकता। मतलब लोकेशन बदलने से डायरेक्शन बदल जाती है। शायद उसे शहर बदलना चाहिए। पांचवा एहसास, मैग्नेटिक मोमेंट। फॉर्मूला याद रखो, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। राहुल मुस्कुराया कि अगर पोल स्ट्रेंथ मेरी स्किल है और लेंथ मेरा पेशेंस, तो जितना पेशेंस बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा। मैग्नेटिक मटेरियल का प्रकार। डायमैग्नेट रिपेल्स, पैरामैग्नेट वीक अट्रैक्ट और फेरोमैग्नेट स्ट्रांगली अट्रैक्ट। उसे समझ में आया कि हर इंसान फेरोमैग्नेट नहीं होता है, हर बॉस सपोर्टिव नहीं होता है। कुछ लोग डायमैग्नेट होते हैं, वो नेचुरली पुश कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैग्नेट गलत है। सातवां एहसास, क्यूरी टेम्परेचर। आयरन को गर्म करो, एक टेम्परेचर के बाद मैग्नेटिज्म खो देता है, इसे क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। राहुल सोचने लगा, शायद मैं ज़्यादा स्ट्रेस में आकर अपनी मैग्नेटिज्म खो रहा हूँ। उसे समझ आया, ओवर हीट मत करो, क्लाम रहो। जब फील्ड बदलती है तो मैग्नेट तुरंत जीरो नहीं होता, थोड़ी रिटेंटिविटी शक्ति धारण रहती है। राहुल ने सोचा, मेरी मेहनत भी वेस्ट नहीं हो जाएगी, कुछ ना कुछ रिटेन होगा। टर्निंग पॉइंट। अगले दिन उसने जॉब के लिए अप्लाई किया, एक ऐसी जॉब में जहां उसकी स्किल मैच हो रही थी। इस बार इंटरव्यू में उसने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, सर, मैग्नेट हर मेटल को अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन जो कॉम्पैक्टेबल हो उसे जरूर अट्रैक्ट करता है। इंटरव्यूअर मुस्कुराया और अगले हफ्ते सिलेक्शन लेटर आ गया। अंतिम संदेश। राहुल को समझ में आया, मैग्नेटिज्म सिर्फ फिजिक्स नहीं, ये लाइफ का प्रिंसिपल है। अट्रैक्शन सेलेक्टिव होता है, डायरेक्शन जरूरी होती है, पेशेंस मैग्नेट मोमेंट बढ़ाता है, ओवरहीट मत हो, हर रिजेक्शन रिपल्शन नहीं, कॉम्पैक्टिबिलिटी इशू है। एंडिंग लाइन। अगर तुम्हें अभी नौकरी नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मैग्नेटिक नहीं हो, बस अभी तुम में सही मटेरियल नहीं मिला है। आई होप इस कहानी ने आपको बोर न किया हो और मोटिवेट किया हो। अगर मैं कहूं कि बिना छुए भी बिजली पैदा की जा सकती है, तो क्या तुम यकीन करोगे? आज का यह अध्याय वही रहस्य खोलने वाला है। मान लो तुम एक अंधेरे कमरे में खड़े हो, तुम्हारे हाथ में एक तांबे की कॉइल यानी कॉपर कॉइल है
और सामने एक मैग्नेट। जैसे ही तुम चुंबक को कॉइल के पास लाते हो, एक गैलोमीटर की निडल में डिफ्लेक्शन आता है। गैलोमीटर की सुई हिल जाती है। बिना बैटरी, बिना तार जोड़े बिजली तो सवाल ये है, आखिर ये बिजली आई कहां से? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन। जब किसी चालक में मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने से इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो, इसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन कहते हैं। यानी बदलाव ही बिजली पैदा करता है। बदलाव ही बिजली पैदा करता है। माइकल फैराडे ने सबसे पहले यह दिखाया। जब चुंबक स्थिर हो, कोई धारा नहीं। जब चुंबक चल रहा हो तो धारा उत्पन्न होती है। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड नहीं, बल्कि उसका चिन्ह जरूरी है। अगर चुंबक रुका तो बिजली भी रुक जाएगी। चुंबकीय फ्लक्स को ऐसे समझो, मान लो चुंबकीय रेखा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, किसी सतह से गुजर रही हैं। फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया, थीटा एंगल। कोण बदलता है तो फ्लक्स बदलता है और बिजली पैदा होती है। तो इन सभी बातों को देख करके फैराडे ने अपने नियम दिए। तो अब उन नियमों को हम जरा देख लेते हैं। पहला नियम, जब भी किसी सर्किट से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होती है। दैट इज, whenever there is change in magnetic flux, there is induced EMF that is going to produce within it. एंड फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो मान होता है वो बराबर होता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट इज EMF इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यहां पर माइनस का साइन दिखाता है कि EMF और फ्लक्स की डायरेक्शन जो होती है हमेशा अपोजिट होती है। लेंज का नियम कहता है प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह कारण का अवरोध करती है। दैट इज, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन सच वे दैट इज अपोज एनी चेंज। मीन टू से अपने फ्लक्स में, अपनी मौजूदा कंडीशन में कोई चेंज नहीं होना देना चाहती, और कहें तो बदलाव को पसंद नहीं करती। प्रकृति हमेशा संतुलन चाहती है। नेक्स्ट, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। इसके अंदर इफ जो हमारा थंब है वो मोशन दिखा रहा है, फोर फिंगर जो है वो मल्टीपल दिखा रही है, तो जो मिडिल फिंगर होगी वो हमें दिखाएगी किस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। 3 उंगलियां और ये थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर परपेंडिकुलर होती हैं और पूरी बिजली की दिशा तय करती हैं। नेक्स्ट, सेल्फ इंडक्शन दैट इज स्वप्रेषण। स्वप्रेरण, हाँ, जब किसी कॉइल में धारा बदलती है और वही कुंडली खुद में EMF पैदा कर ले, तो इसे हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सेल्फ इंडक्शन में EMF जो पैदा होता है
वो बराबर होता है नेगेटिव एल डी आई डी टी के बराबर। यहाँ एल जो है वो इंडक्टेंस है। कॉइल खुद ही खुद को रोक रही है। म्यूचुअल इंडक्शन, जब एक कुंडली या जब एक कॉइल में धारा बदलने से दूसरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो इस प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और इसी सिद्धांत पर हमारा ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। यही अध्याय बिजली घर, पावर स्टेशन से लेकर के मोबाइल चार्जर तक सबका बेस है। इम्पोर्टेंट। अब हम इसको एक कहानी की मदद समझेंगे। स्कूल का स्टाफ रूम, एक कोने में बैठे हैं पुराने टीचर, सफेद बाल, मोटा चश्मा और 25 साल का अनुभव। दूसरी तरफ चर्चा हो रही है नया फिजिक्स टीचर आया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कहानी में पढ़ता है। पुराने मास्टर जी चौंक गए, कहानी में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कोई कॉमिक है क्या? सीन, हाँ। पुराने मास्टर जी मन ही मन में बोले, आज इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फंसाता हूं। अगर बच्चे बोर हुए तो मेरी जीत। उन्होंने सोचा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो सूखा चैप्टर है, फ्लक्स, नियम, साइंस, माइनस साइन, बच्चे डर के ही भाग जाएंगे। नया टीचर क्लास में आया, बोला, बच्चों, आज मैं तुम्हें बिना बैटरी बिजली दिखाऊंगा। बच्चे एक साथ हो। पुराने मास्टर जी पीछे देख रहे थे, अब गिरा। नया टीचर बोला, मान लो ये कॉइल है और ये मैग्नेट। अब जैसे ही चुंबक हिला, गैलोमीटर की सुई नाची। बच्चे, ओ, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है तो करंट पैदा होता है। अरे, बच्चे तो एंजॉय कर रहे हैं। नया टीचर बोला, फ्लक्स मतलब चुंबकीय रेखाएं। हाँ, नया टीचर बोला, फ्लक्स मतलब चुंबकीय रेखाएं कितनी जोर से कुंडली को काट रही हैं। और बोर्ड पर लिखा, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। और बोला, एरिया बदला तो फ्लक्स बदला, मैग्नेटिक फील्ड बदला तो फ्लक्स बदला, और कोण बदला तो फ्लक्स बदला। पुराने मास्टर जी सोचे, ये तो सीधा दिमाग में घुस रहा है। फिर फैराडे एंट्री मारता है। नया टीचर बोला, अब कहानी में एंट्री होती है माइकल फैराडे की। फ्लक्स बदला, ईएमएफ आया, ईएमएफ आया, करंट आया, और उन्होंने सूत्र दिया, E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, और माइनस का साइन। बच्चे ने पूछा, सर ये माइनस क्यों? पुराने मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, अब फंसा। नया टीचर हंसा और बोला, माइनस साइन इसलिए क्योंकि प्रकृति आलसी है, वह बदलाव पसंद नहीं करती। लेंज लॉ का नियम, धारा हमेशा अपने कारण का विरोध करती है, करंट अपोज इट्स एग्जिस्टेंस। पुराने मास्टर जी, ये तो मैं भी ऐसे नहीं समझा पाया। उंगली का खेल। नया टीचर बोला, अब हाथ उठाओ। 3 उंगलियां फैलाई,
थंब मोशन दिखाता है, पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है और बीच की उंगली दैट इज मिडिल फिंगर धारा दिखाती है, करंट की धारा दिखाती है, और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसे ही हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहते हैं। बच्चे हंसते हुए, सर अब तो भूल ही नहीं सकते। नाउ नया टीचर बोला, सेल्फ इंडक्शन के बारे में। कोयल जो होती है खुद ही खुद को रोकती है। बच्चे, क्या? हाँ, इसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। धारा बदलती है, उसी कोयल में ईएमएफ आया और उन्होंने फॉर्मूला दिया E इक्वल टू नेगेटिव एल डी आई अपॉन डी टी। और दो कुंडली, दो कॉइल्स, और जब दो कॉइल्स दूसरी कॉइल को बिजली सिखाएं, और यही होता है ट्रांसफॉर्मर का राज। फाइनल सीन, प्लान फेल, क्लास खत्म। बच्चे ताली बजा रहे हैं। पुराने मास्टर जी धीरे से बोले, सर अगर बुरा न माने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप ही पढ़ाया करें। तो कहानी से हमने क्या सीखा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लक्स का बदलाव, फैराडे के नियम, लेंजेस लॉ, फ्लेमिंग्स की डायरेक्शन, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, कॉइल की पावर। तो ये सारी बातें हमने इस कहानी से सीखी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर मैं कहूं कि बिना छुए भी बिजली पैदा की जा सकती है, तो क्या तुम यकीन करोगे? आज का यह अध्याय वही रहस्य खोलने वाला है। मान लो तुम एक अंधेरे कमरे में खड़े हो, तुम्हारे हाथ में एक तांबे की कॉइल यानी कॉपर कॉइल है, और सामने एक मैग्नेट। जैसे ही तुम चुंबक को कॉइल के पास लाते हो, एक गैलोमीटर की निडल में डिफ्लेक्शन आता है। गैलोमीटर की सुई हिल जाती है। बिना बैटरी, बिना तार जोड़े बिजली। तो सवाल ये है, आखिर ये बिजली आई कहां से? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन। जब किसी चालक में मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने से इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो, इसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यानी बदलाव ही बिजली पैदा करता है। बदलाव ही बिजली पैदा करता है। माइकल फैराडे ने सबसे पहले यह दिखाया। जब चुंबक स्थिर हो, कोई धारा नहीं। जब चुंबक चल रहा हो तो धारा उत्पन्न होती है। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड नहीं, बल्कि उसका चिन्ह जरूरी है। अगर चुंबक रुका तो बिजली भी रुक जाएगी। चुंबकीय फ्लक्स को ऐसे समझो, मान लो चुंबकीय रेखा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, किसी सतह से गुजर रही हैं। फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया, थीटा एंगल। कोण बदलता है तो फ्लक्स बदलता है और बिजली पैदा होती है। तो इन सभी बातों को देख करके फैराडे ने अपने नियम दिए। तो अब उन नियमों को हम जरा देख लेते हैं। पहला नियम, जब भी किसी सर्किट से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होती है। दैट इज, whenever there is change in magnetic flux, there is induced EMF.
that is going to produce within it. एंड फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो मान होता है वो बराबर होता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट इज ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यहां पर माइनस का साइन दिखाता है कि ईएमएफ और फ्लक्स की डायरेक्शन जो होती है हमेशा अपोजिट होती है। लेंज का नियम कहता है प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह कारण का अवरोध करती है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन सच वे दैट इज अपोज एनी चेंज। मीन टू से अपने फ्लक्स में अपनी मौजूदा कंडीशन में कोई चेंज नहीं होना देना चाहती, और कहें तो बदलाव को पसंद नहीं करती। प्रकृति हमेशा संतुलन चाहती है। नेक्स्ट, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। इसके अंदर इफ जो हमारा थंब है वो मोशन दिखा रहा है, फोर फिंगर जो है वो मल्टीपल दिखा रही है, तो जो मिडिल फिंगर होगी वो हमें दिखाएगी किस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। 3 उंगलियां और ये थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर परपेंडिकुलर होती हैं और पूरी बिजली की दिशा तय करती हैं। नेक्स्ट, सेल्फ इंडक्शन दैट इज स्वप्रेषण। स्वप्रेरण, हाँ, जब किसी कॉइल में धारा बदलती है और वही कुंडली खुद में ईएमएफ पैदा कर ले तो इसे हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सेल्फ इंडक्शन में ईएमएफ जो पैदा होता है वो बराबर होता है नेगेटिव एल डी आई डी टी के बराबर। यहाँ एल जो है वो इंडक्टेंस है, कॉइल खुद ही खुद को रोक रही है। म्यूचुअल इंडक्शन, जब एक कुंडली या जब एक कॉइल में धारा बदलने से दूसरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो इस प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, और इसी सिद्धांत पर हमारा ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है। इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। यही अध्याय बिजली घर पावर स्टेशन से लेकर के मोबाइल चार्जर तक सबका बेस है। इम्पोर्टेंट। अब हम इसको एक कहानी की मदद समझेंगे। स्कूल का स्टाफ रूम, एक कोने में बैठे थे पुराने टीचर, सफेद बाल, मोटा चश्मा और 25 साल का अनुभव। दूसरी तरफ चर्चा हो रही है नया फिजिक्स टीचर आया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कहानी में पढ़ता है। पुराने मास्टर जी चौंक गए, कहानी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कोई कॉमिक है क्या? सीन, हाँ। पुराने मास्टर जी मन ही मन में बोले, आज इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फंसाता हूं, अगर बच्चे बोर हुए तो मेरी जीत। उन्होंने सोचा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो सूखा चैप्टर है, फ्लक्स, नियम, साइंस, माइनस साइन, बच्चे डर के ही भाग जाएंगे। नया टीचर क्लास में आया, बोला, बच्चों आज मैं तुम्हें बिना बैटरी बिजली दिखाऊंगा। बच्चे एक साथ हो। पुराने मास्टर जी पीछे देख रहे थे, अब गिरा। नया टीचर बोला, मान लो ये कॉइल है और ये मैग्नेट। अब जैसे ही चुंबक हिला, गैलोमीटर की सुई नाची।
बच्चे ओ, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है तो करंट पैदा होता है। अरे, बच्चे तो एंजॉय कर रहे हैं। नया टीचर बोला, फ्लक्स मतलब चुंबकीय रेखाएं। हाँ, नया टीचर बोला, फ्लक्स मतलब चुंबकीय रेखाएं कितनी जोर से कुंडली को काट रही हैं। और बोर्ड पर लिखा फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। और बोला, एरिया बदला तो फ्लक्स बदला, मैग्नेटिक फील्ड बदला तो फ्लक्स बदला, और कोण बदला तो फ्लक्स बदला। पुराने मास्टर जी सोचे, ये तो सीधा दिमाग में घुस रहा है। फिर फैराडे एंट्री मारता है। नया टीचर बोला, अब कहानी में एंट्री होती है माइकल फैराडे की। फ्लक्स बदला, ईएमएफ आया, ईएमएफ आया, करंट आया, और उन्होंने सूत्र दिया E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, और माइनस का साइन। बच्चे ने पूछा, सर ये माइनस क्यों? पुराने मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, अब फंसा। हम्म। नया टीचर हंसा और बोला, माइनस साइन इसलिए क्योंकि प्रकृति आलसी है, वह बदलाव पसंद नहीं करती। हम्म। लेंज लॉ का नियम, धारा हमेशा अपने कारण का विरोध करती है। करंट अपोज इट्स एग्जिस्टेंस। हम्म। पुराने मास्टर जी, ये तो मैं भी ऐसे नहीं समझा पाया। उंगली का खेल। नया टीचर बोला, अब हाथ उठाओ। तीन उंगलियां फैलाई, थंब मोशन दिखाता है। पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है, और बीच की उंगली दैट इज मिडिल फिंगर धारा दिखाती है, करंट की धारा दिखाती है, और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसे ही हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहते हैं। बच्चे हंसते हुए, सर अब तो भूल ही नहीं सकते। नाउ नया टीचर बोला, कुंड सेल्फ इंडक्शन के बारे में। कुंड कोयल जो होती है खुद ही खुद को रोकती है। खु- बच्चे, क्या? हाँ, इसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। धारा बदलती है, उसी कोयल में ईएमएफ आया, और उन्होंने फॉर्मूला दिया E इक्वल टू नेगेटिव एल डी आई अपॉन डी टी। और दो कुंडली, दो कॉइल्स, और जब दो कॉइल्स दूसरी कॉइल को बिजली सिखाएं, और यही होता है ट्रांसफॉर्मर का राज। फाइनल सीन, प्लान फेल, क्लास खत्म। बच्चे ताली बजा रहे हैं। पुराने मास्टर जी धीरे से बोले, सर अगर बुरा न माने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप ही पढ़ाया करें। तो कहानी से हमने क्या सीखा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लक्स का बदलाव, फैराडे के नियम, लेंजिस लॉ, फ्लेमिंग्स की डायरेक्शन, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, कॉइल की पावर। तो ये सारी बातें हमने इस कहानी से सीखी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। क्या आपने कभी ऐसी कल्पना की है, जब अचानक एक रात पूरी दुनिया में सिर्फ डायरेक्ट करंट हो, एसी करंट नहीं? क्या हम इतनी दूर तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर पाते? क्या हमारे घर तक पावर इतनी इजीली पहुंच पाती? आज का चैप्टर सिर्फ करंट का नहीं, यह चैप्टर है पावर का, कंट्रोल का, और इनविजिबल वेव का जो हर सेकंड डायरेक्शन चेंज कर रही होती हैं। वेलकम टू अल्टरनेटिंग करंट।
सपोज करो कि एक इलेक्ट्रॉन डांस कर रहा है, लेकिन वो आगे ही नहीं बढ़ रहा, वो बस लेफ्ट राइट ऑसिलेट कर रहा है, टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रहा है। इसी प्रकार का करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन आफ्टर एवरी हाफ साइकिल अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, या वो करंट जो कि हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करता है उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, और मैथमेटिकली इसे हम I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी कहते हैं। यहाँ आई नॉट जो है वो पीक वैल्यू है, मीन टू से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसकी वैल्यू 2 पाई एफ के बराबर होती है, और टी यहाँ पर टाइम है। ये इक्वेशन बताती है कि अल्टरनेटिंग करंट साइनोसोडल होता है। अगर आप जानते हैं तो ये जरूर बताइएगा कि जो करंट आपके घर में आता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 15 हर्ट्ज। इसका क्या मतलब है? 15 हर्ट्ज से क्या मतलब है? 15 हर्ट्ज से मतलब होता है करंट 1 सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट करता है, और डायरेक्शन चेंज करता है 100 टाइम पर सेकंड। उसकी डायरेक्शन 100 टाइम चेंज होती है। शॉक लगा इस बात को सुन करके? ग्राफ में करंट वर्सेस टाइम दिखेंगे तो हमें साइन वेव मिलेगी। एक फुल साइकिल का टाइम पीरियड होता है टी, और टी की वैल्यू जो होती है रेसिप्रोकल होती है फ्रीक्वेंसी की 1/f, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा होती है वो 2 पाई एफ के बराबर होती है। ये 3 रिलेशन बोर्ड एग्जाम में बार बार आती हैं। अगर करंट हर टाइम चेंज हो रहा है तो उसका एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, जिसमें हमने आरएमएस वैल्यू और मीन वैल्यू हमने निकाली है। ऑडियो बुक के अंदर डेरिवेशन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने क्लास में जो कराया है उसे आप जरूर तैयार कीजिएगा। एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए निकाला जाता है, और आई एवरेज की वैल्यू 2I0/पाई के बराबर होती है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? वाई इट इज इम्पोर्टेंट? आंसर है क्योंकि फुल साइकिल में जो एवरेज वैल्यू होती है वो 0 होती है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाती हैं, और बोर्ड में इससे सवाल पूछा जा सकता है। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। ये इक्विवेलेंट डीसी वैल्यू होती है जो सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे। यहाँ आई आर एम एस जो होती है करंट की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है I0/√2 के बराबर होती है, और वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू जो होती है V/√2 के बराबर होती है। घर में जो 220 वोल्ट लिखा होता है वो एक्चुअली आरएमएस वैल्यू ही होती है। पीक वैल्यू होती है उसकी, अगर हम निकालें वोल्टेज की, वो 311। अगर हम इस फॉर्मूले का पुट करके आप भी निकाल के देखिएगा तो मुझे बताइएगा 311 ही आती है या कोई और आती है। अगर सिर्फ रजिस्टर हो, अब हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। अगर सिर्फ रजिस्टर हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है V=IR, और करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। इन सेम फेज सेम टाइम पे मैक्सिमम मिनिमम होते हैं।
सेम टाइम में करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी और करंट की वैल्यू मिनिमम जाएगी। और जो पावर होता है उसकी वैल्यू बी आर एम एस एंड आई आर एम एस के बराबर होती है। अब सोचो, रजिस्टर हटाकर एक इंडक्टर को लगा दें, तो इंडक्टर करंट चेंज को अपोज करता है। जैसा हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि इंडक्टर्स जो होती हैं, सेल्फ इंडक्टेंस जो होती है वो अपोज करती है एनी काइंड ऑफ चेंज विद इन इट्स फ्लक्स। तो अपोजिशन टू चेंज इन करंट, वो चेंज अपोज करता है, इसीलिए करंट और वोल्टेज 90 डिग्री पीछे चलती हैं और इसमें करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है। और हम कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है लीड करता है करंट को बाय 90 डिग्री। और इसमें इंडक्टेंस रेजिस्टेंस होती है, ये असल में रेजिस्टेंस टाइप ही होती है, लेकिन ये हमारे इंडक्टेंस के लिए होती है, इंडक्टर के लिए होती है। तो इंडक्टर रेजिस्टेंस जो होती है एक्सएल जो होती है बराबर होती है ओमेगा एल के बराबर। और करंट की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो निकल के आती है आई इक्वल टू बी अपॉन एक्सएल। मीन टू से फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, इसलिए हाई फ्रिक्वेंसी करंट कॉइल में कम फ्लो करता है। नाउ कैपेसिटर का मैजिक। अब हमने इंडक्टेंस जो इंडक्टर था उसे हटा दिया और इंडक्टर को हटा करके अब हमने लगा दिया कैपेसिटर। कैपेसिटर वोल्टेज चेंज को अपोज करता है, ये भी वोल्टेज के चेंज को अपोज करता है, लेकिन यहाँ करंट वोल्टेज से आगे होता है, करंट वोल्टेज से आगे होता है 90 डिग्री। और यहाँ कैपेसिटेंस रिएक्टेंस होता है, वहाँ इंडक्टेंस रिएक्टेंस था, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस है। और एक्स सी जो होता है बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी के। फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो रिएक्टेंस कम हो जाएगी, इसमें भी भैया फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, इसमें है फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो रिएक्टेंस कम हो जाएगी, इसलिए कैपेसिटर हाई फ्रिक्वेंसी को पास करता है और इसीलिए कैपेसिटर जो होता है उसमें हाई फ्रिक्वेंसी पास हो जाती है। नाउ LCR सर्किट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। नाउ अब सर्किट में हमने रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर साथ में लगा दिए हैं, तो टोटल अपोजिशन को कहते हैं इम्पिडेंस। जो टोटल अपोजिशन हमें मिला उसे इम्पिडेंस कहते हैं। और इसकी वैल्यू जेड की वैल्यू हमारे पास होती है आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर और होल अंडर रूट के बराबर। और हम करंट निकालते हैं तो आई इक्वल टू बी अपॉन इम्पिडेंस के बराबर हमें वैल्यू मिलती है। ये फॉर्मूला बोर्ड में आने के चांसेस इसके बहुत हैं और इसका डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट रहता है। नाउ तब सर्किट में रेजोनेंस होता है, हाँ, कब रेजिस्टेंस सर्किट जो उसमें रेजोनेंस होता है, पीक वैल्यू ऑब्टेन होती है जब हमारे पास जो एक्सएल है और एक्ससी है दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए। रेजोनेंस कहने से मतलब ये है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू मतलब इंडक्टेंस रिएक्टेंस और कैपेसिटर रिएक्टेंस की वैल्यू बराबर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो वैल्यू होती है करंट की वो मैक्सिमम होती है। नाउ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारे पास बराबर होती है एफ इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। इस टाइम इम्पिडेंस मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, इसलिए रेडियो ट्यूनिंग में रेजोनेंस यूज होता है। रेडियो ट्यूनिंग के अंदर हम रेजोनेंस का भी यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो होता है कॉस फाई,
यहाँ पे फाई जो है फेज डिफरेंस होता है। हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस, और यहाँ कॉस फाई। अगर फाई की वैल्यू 0 होगी तो पावर मैक्सिमम मिलेगी, और फाई की वैल्यू 9 डिग्री के बराबर होगी तो वो 0 के बराबर होगी। नाउ प्योर इंडक्टर या कैपेसिटर पावर कंज्यूम नहीं करते, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, प्योर इंडक्टर या कैपेसिटर पावर कंज्यूम नहीं करते, केवल पावर एक्सचेंज करते हैं, जिसमें हमें एलसी ऑसिलेशन देखने को मिलता है। तो इसे हम बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। लेकिन हमें डैम्प ऑसिलेशन भी देखने को मिलता है, जिसमें कि समय के साथ साथ पावर कम होती चली जाती है। नाउ ट्रांसफॉर्मर का सीक्रेट, अगर एसी सर्किट नहीं होता तो ट्रांसफॉर्मर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन, और ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप जिसमें वोल्टेज बढ़ता है, स्टेप डाउन जिसमें वोल्टेज कम होता है। पावर ट्रांसमिशन में स्टेप अप करके लूजेस कम करते हैं, एंड लॉसेस जो होते हैं पावर के वो बराबर होते हैं आई स्क्वायर आर के। इसीलिए हाई वोल्टेज लो करंट ट्रांसमिशन किया जाता है, जिससे लो लॉस हो। और नेक्स्ट हम चलते हैं एडी करेंट्स पर। एडी करंट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से कंडक्टर में सर्किट करंट जनरेट होता है।